हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, आज 3 दिन का करंट अफेयर करेंगे। 5 के, 6 के, 7 के, साथ ही साथ 8 के जो भी होंगे अपडेट हुए हैं वो मैं करवा दूंगा। बाकी जो रह जाएंगे वो कल करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। पहला करंट अफेयर जो है वो है कैटलिस्ट। देखो, मीथेनॉल अभी के लिए हम एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें पोल्यूशन नहीं करना। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये मुहिम चली हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे कुछ ही किसी तरह की कोई भी चीज़ें हो, चाहे हमने इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू कर दी है पेट्रोलियम में। आप सभी जानते होंगे, राइट? 5%, 20%, वॉट एवर। अभी के लिए एनटीपीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये देखो, ये एक महारत्न कंपनी है जो कि 1975 से ही एक्टिव है। और इस बार अगर मैं बोलूँ कि टोटल महारत्न कितनी कंपनीज हैं, तो 13 कंपनीज हैं। लाइकवाइज सेल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल होगी, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सो वगैरह वगैरह, राइट? आप देख सकते हो। अभी के लिए जो रीसेंट न्यूज़ है वो है कि एनटीपीसी ने डेवलप किया है कैटलिस्ट, ताकि वो मीथेनॉल को डेवलप कर सके। और देखो, मीथेनॉल कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कार्बन पोल्यूशन, जो कार्बन एमिशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी कि आपको समझना होगा कि ये कैटलिस्ट डेवलप किया है मीथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। एनटीपीसी और आईआईपी देहरादून ने मिलकर ये चीज़ की है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिटिगेशन है, ये क्रिटिकल चैलेंज है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं नियंत्रित करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और देखो, एक नेत्रा विंग है जो कि आर एंड डी डिपार्टमेंट का है, एनटीपीसी का। और इसने डेवलप किया है जो ये कैटलिस्ट है, और विद द हेल्प ऑफ देहरादून, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, उसके साथ मिलके। और देखो, एक कैटलिस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। किसी तरह का कोई भी केमिकल प्रोसेस करना है, सिंथेसिस करना है, तो कैटलिस्ट का रोल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। देखो, प्योरिटी जो हमें मीथेनॉल की मिली है वो नियर अबाउट 99% के करीब मिली है। अभी पायलट प्लांट के तहत एक डाउन फ्लो रिएक्टर से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन पास थ्रू किया, तो देन हमें मीथेनॉल अच्छी परसेंटेज यानी कि प्योरिटी फॉर्म में मिल पाया। मीथेनॉल कहाँ पर हम देखो, कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं 65 to 95%। और जो पीएम है, जैसे कि PM 2.5 हो गया, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर को अगर हम एग्जॉस्ट में इसे यूज़ करते हैं, तो 90% के करीब जो है कन्वेंशनल फ्यूल वो कम हो जाएगा, यानी कि उसमें जो कार्बन जनरेशन है उसको रोक पाएगा ये, राइट? सो मीथेनॉल वैसे भी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है मेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में। हैनले, कहाँ पर? हैनले में। हैनले कहाँ पर? लद्दाख में, लेह में। देखो, मेज का मतलब है मेजर एटमॉस्फेरिक चर्नकोव एक्सपेरिमेंट, और ये ऑब्जर्वेटरी पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है, एशिया की पहली है। और ये सिग्निफिकेंट एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि कॉस्मिक रे रिसर्च को रिसर्च करना, या फिर एडवांस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग स्पेस में जो भी जो नोवाज हैं उनको रिसर्च करना, वगैरह वगैरह, राइट? अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मैं इन चीज़ों की बात क्यों कर रहा हूँ। देखो, फिलहाल के लिए आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी कुछ ही महीने पहले कि हमने लद्दाख में किसी तरह का, जैसे नॉर्वे में होता है, लाइटनिंग देखी थी। हमने एक तरह की लाइट स्कैटर हो रही थी, रंग बिरंगी लाइट्स वगैरह ऑब्जर्व की गई थी, राइट? सो वो जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। और कहीं ना कहीं जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या वेरियस तरह के जो भी साइंटिफिक फिनोमेना है, वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो चेरनकोव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट करती है कॉस्मिक रेज को, और ऑब्जर्व करती है हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल इवेंट्स को, यानी कि वेरियस तरह के कुछ भी चीज़ अगर होती है तो वो चीज़ पकड़ लेगा टेलीस्कोप, राइट? और डेमोस्ट्रेट ये भी चीज़ें करता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो दिन ब दिन वर्ल्ड क्लास लेवल की हो रही है। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, क्योंकि अगर हम देखें कि ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विद द सपोर्ट ऑफ ई सेल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और वेरियस अदर पार्टनर्स भी हैं इसके। देखो, ये स्टडी करेगा हाई एनर्जी गामा रेज। गामा रेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करना या फिर उनके फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना इससे पॉसिबल हो पाएगा। सो ये समझो कि एशिया की पहली, भारत की भी पहली, और हाई एल्टीट्यूड वाली वर्ल्ड की ये मेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसको हैनले लद्दाख में इनॉग्रेट कर दिया गया है, जो कि हेल्प करेगी सुपरनोवा को अंडरस्टैंड करने में, गामा रेस को अंडरस्टैंड करने में, या फिर वेरियस तरह के ब्लैक होल्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करने में, राइट? सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना।
अगली जो न्यूज़ होगी वो है मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन दी वर्ल्ड 2024। देखो मोनाको को कहा गया है कि 3.88 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव है ग्लोबल एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें। और मोनाको जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है। साथ ही साथ देखो इसके बाद आता है सिंगापुर का नाम, फिर केमन आइलैंड्स, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड। ज़्यादातर जो यूरोपियन नेशंस होते हैं ना वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में ही आते हैं। यानी कि मैं आपको सिंपल अगर भाषा में बताऊं तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 6500 डॉलर से ऊपर की है मोनाको की। आफ्टर दैट केमन आइलैंड्स जो है ना ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। और ये चीज़ याद रखना जो कि समझो कि कैरिबियन रीजन में पड़ता है नियर यूएसए, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इतनी एक्सपेंसिव है क्यों। देखो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, साथ ही साथ इकॉनमी इनकी बेटर परफॉर्म कर रही है, और लाइफस्टाइल जो है वो प्रीमियम है। यानी कि लोग लग्जरी की तरफ ज़्यादा बढ़ती हैं, उनके हिसाब से उनकी जो सैलरी है वो भी बढ़िया आंकी गई है। देखो ये अभी टॉप स्पॉट पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग में ही नहीं है, इनका रैंक 17 है जहां पर लोग अपना घर बसाना चाहेंगे। सो इसका रैंक वैसे भी हाई है। और यही नहीं, हांगकांग, सिंगापुर या ज्यूरिक जैसी जो सिटीज़ हैं ये कॉस्टलीस्ट सिटीज़ में आती हैं एज ऑफ 2024। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ की रैंकिंग की बात करें तो राइट नाउ यूरोपियन की कई कंट्रीज़ हैं, लाइकवाइज लग्जमबर्ग हो गया, आइसलैंड, यहाँ पर एजुकेशन लेवल भी काफ़ी बेटर है। और यही नहीं, बसेस की सुविधा वो भी महिलाओं के लिए फ्री है, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बस ट्रैवल फ्री देती हैं लोगों को, राइट। सो ये अपने आप में एक इनकी उपलब्धि है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑनर की जो मिल चुका है बीईएमएल को। बीईएमएल की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और इनके जो चेयरपर्सन है शांतनु रॉय, उनको ये अवार्ड दिया गया है आर ए गोवर्धन के जी के द्वारा। और आर्मी की तरफ से ये है, देखो अभी के लिए ये अवार्ड इनके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस में आपको डिफेंस या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्शन की जो भी है उससे थर्ड पार्टी आपको किसी तरह से क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप कोई किसी तरह की प्रोडक्शन करते हो, राइट। सो इसके बेनिफिट होते हैं, वैलिड होता है 3 साल के लिए। और देखो 842 स्टोर हैं बीईएमएल के डिफेंस इक्विपमेंट के रिगार्डिंग। और बीईएमएल को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1964 में विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, जिसका अभी हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, कर्नाटका। मेजर जनरल हरकिरत सिंह पहले इंजीनियर इन चीफ थे जो इंडियन आर्मी के फाउंडिंग चेयरपर्सन थे उस टाइम, राइट, जिन्होंने बीईएमएल की शुरुआत की। और अभी के लिए बीईएमएल ने अपना ये जो स्टेटस मेंटेन किया है इससे इनको मिल चुका है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001-2008। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है कि ये अभी क्वालिटी प्रोडक्शन में आगे बढ़ सकते हैं और किसी तरह की इनको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक अपने आप में अचीवमेंट है। बीईएमएल ने इंडिजीनियसली कई तरह के प्रोग्राम्स पहले भी कंडक्ट किए हैं, लाइकवाइज लॉन्चर्स या वेरियस तरह के अदर इक्विपमेंट्स, रॉकेट लॉन्चर्स को डेवलप करना या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को एनहेंस करना यूएवीज के रिगार्डिंग, राइट। सो वेरियस चीज़ें इन्होंने कंडक्ट की है पहले भी। अगली जो न्यूज़ है वो एक डिफेंस पैक्ट के रिगार्डिंग है जो कि इंडिया और अल्जीरिया के बीच में हुआ है। देखो इंडिया अल्जीरिया ने साइन किया है डिफेंस कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग एक एमओयू। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सईद चैनेग्रिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं अल्जीरियन पीपल्स नेशनल आर्मी के। ये एमओयू ट्रेड के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के रिगार्डिंग है। और इससे देखो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो और बेहतर होंगे। और इंडिया अल्जीरिया के रिलेशंस जो हैं वो एज ओल्ड हैं, यानी कि ये कोई नए रिलेशन नहीं है, हम पहले भी इनके साथ जो हमारा लेन देन है वो चलता रहा है। और देखो हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो भी 1962 से स्थापित हो चुके थे। द रीज़न बीइंग क्योंकि तब के टाइम में जो फ्रांस से अल्जीरिया मुक्त हो चुका था, इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी अल्जीरिया को। और दैट टाइम हमने भी देखा है कि आज से 100-200 साल पहले जो ब्रिटिशर्स थे या फिर फ्रेंच थे, ये लोग ही ओवरसीज अपने टेरिटरीज क्रिएट करते थे। हमने जो चीज़ें फेस की हैं, राइट, दैट इज़ द रीज़न कि ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, व्यापार किया, वट एवर दे डू
हमारे देश को हमारा रॉ मटेरियल निकाला वगैरह वगैरह। सो बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया अल्जीरिया के बीच में 2.9 बिलियन डॉलर्स तक गया है। 2018 में सबसे हाई था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर कोविड-19 आ गया, अभी फिर थोड़ा सा राइज कर रहा है। एक ऑल इंडिया रेडियो और अल्जीरिया नेशनल रेडियो के बीच में भी एमओयू साइन हुआ था 2015 में, फिर वीज़ा वेवर एग्रीमेंट आया 2021 में, स्पेस कॉपरेशन एग्रीमेंट्स भी हमने किए 2018 में। इंडिया ने 4 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए थे अल्जीरिया के। सो अल्जीरिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिचेस्ट एक्टर इन दी वर्ल्ड 2024 एज पर ह्यूरॉन। अभी के लिए टाइलर पेरी, ये जो आप नीचे पर्सन देख रहे हो और साथ में महिला, ये दोनों सेम हैं। और इन्होंने एक किरदार किया था माडिया का, जो कि इनका करेक्टर था ग्रैंड मदर का करेक्टर। वेरियस फिल्म्स इन्होंने की हैं, प्लेस वगैरह में, और इनकी जो वर्थ है वो मैसिव 1.4 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि इनको रिचेस्ट एक्टर्स में सबसे टॉप पर रख देता है मेल कैटेगरी में। वहीं पर मैंने थोड़ी और रिसर्च की और देखा कि फीमेल की कैटेगरी में कौन ऊपर है। देखो, अगर मैं मैसिव वेल्थ की बात करूँ ना, तो जेमी गर्ड्स, इनकी जो वेल्थ है आप सुनकर हैरान हो जाओगे। देखो, जेमी गर्ड्स की जो वेल्थ है वो 8 बिलियन डॉलर के करीब है। कहाँ पर 1.4 के करीब जो है टाइलर पेरी की, और देखो जेमी गर्ड्स की कितनी ज़्यादा हाई है। यानी कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता वुमेन के रिगार्डिंग, ये चीज़ तो समझ में आती है। जैसे यहाँ पर जो एक्ट्रेसेस हैं उनको कम पे किया जाता है, एक्टर्स को ज़्यादा पे किया जाता है। वहीं पर हमारे जो शाहरुख हैं वो चौथे स्थान पर हैं। देखो, टाइलर पेरी के बाद आते हैं जेरी स्टेनफील्ड, देन ड्वेन जॉनसन जिनको रॉक के नाम से जानते हैं, फिर शाहरुख खान। 870 मिलियन डॉलर के करीब इनकी जो लिस्ट है अभी के लिए रैंकिंग में 4th नंबर आया है। इनके बाद 5वां स्थान है टॉम क्रूज का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के रिगार्डिंग। देखो, ये जो इंडेक्स है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल में क्वार्टरली ये हर बार एक समझो कि अपनी रैंकिंग देते हैं। और अभी के लिए भारत की जो रैंकिंग आई है वो है 83, जो कि लास्ट टाइम 82 थी, और साल में 4 बार ये रैंकिंग निकालते हैं। टॉप पर है सिंगापुर ने अगेन टॉप पोजीशन क्लिंच की हुई है। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट में इसका पासपोर्ट आता है, क्योंकि 195 डेस्टिनेशंस ग्लोबली आप एक्सेस कर सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हो अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है। और देखो, इनके बाद जो नंबर आता है वो है जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन का, जो कि 2nd पोजीशन पर है। अप्रॉक्सीमेटली 192 डेस्टिनेशंस एक्सेस कर सकते हैं वहाँ के लोग। और डेनमार्क का जो पासपोर्ट है वो 3रे स्थान पर है। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन एक्सेट्रा। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। केन इंडिया ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का OGMP। OGMP का मतलब है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप। और ये जो एग्रीमेंट है ये दर्शाता है कि अभी के लिए केन इंडिया, जो कि वेदांता ग्रुप की सब्सिडायरी है, वो अभी सिग्निफिकेंट स्टेप ले रही है और अडॉप्ट करने वाली है मीथेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और OGMP 2.0 एक रोबस्ट फ्रेमवर्क है जो कि मीथेन एमिशन की मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के बारे में बताता है, उस पर जोर देता है। यानी कि मीथेन को कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल करना है। द रीज़न भी क्योंकि मीथेन 80 टाइम्स मोर पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से, राइट। और अंडर दी MOU 5 ईयर मीथेन रिडक्शन टारगेट सेट किया जाएगा, जो कि नेट ज़ीरो कार्बन हमने बनना है बाय 2030 ग्लोबली जो गोल है। और ग्लोबल मीथेन प्लेज है जो कि एंडोर्स की जाती है 150 नेशंस के द्वारा, कि 30% के करीब जो मीथेन का एमिशन है वो रिड्यूस करना है बाय 2030। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की अगर बात करूं तो इसको 1972 में लाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है। वहीं पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और साथ ही साथ CSAC यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन ने 2014 में OGMP की स्थापना की थी, OGMP 1.0। देन 2022 में इसका एक और मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन लेकर आते हैं। सो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। इस बार की जो G20 की बैठक हुई थी वो हुई थी ब्राज़ील में। ब्राज़ील ने इसको होस्ट किया था। और नेक्स्ट जो करने वाला है वो है साउथ अफ्रीका, उसके बाद आएगा नंबर USA का। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पहले ही। देखो, G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है रिसेंटली बेलम में, ब्राज़ील में। और हमारी तरफ से भी डेलीगेशन गया है हाई लेवल, जो कि उनको लीड किया गया है डॉक्टर PK मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा।
साथ ही साथ उन्होंने जोर दिया है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हमें 5 प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर काम करना होगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग, और नेक्स्ट आता है रेजिलिएंट रिकवरी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर। यानी कि कहीं ना कहीं हमें तैयार रहना होगा, किसी तरह की कोई भी कैलेमिटी आती है सो उसके ऊपर ध्यान देना होगा, पहले से एक समझो कि प्रिवेंटिव एक्शन लेकर चलना होगा, राइट। और पहली बार DRRWG यानी कि वर्किंग ग्रुप जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का शुरू हुआ था वो लास्ट टाइम 2023 में भारत में ही हुआ था। वहीं पर ही ये पहली बार इन मुद्दों पर काम किया गया या फिर इनको पहली बार लाया गया। और देखो इसके तहत अगर मैं बात करूँ ना तो हम इन्होंने कई चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 में जो आते हैं। और नेक्स्ट जो CDRI है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, CRDI लिख दिया। CDRI का मतलब है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत भारत ने की थी 2019 में। कहाँ पर? USA में, न्यूयॉर्क में एक समिट हो रही थी UN की क्लाइमेट चेंज की, सो उसकी रिगार्डिंग हुई। अभी का जो ट्रायोका है, ट्रायोका इसलिए बोलते हैं जो लास्ट मीटिंग भारत की या फिर इस बार की ब्राज़ील की और साउथ अफ्रीका की, इसको ट्रायोका बोल देती हैं, राइट, जो नेक्स्ट टाइम करने वाला है। और इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी रखा गया है, जो कि एनुअली अक्टूबर 13 को ऑब्जर्व होता है, याद रखना। सेंडाई फ्रेमवर्क एक सक्सेसर था ह्यूगो का। ह्यूगो जो प्रोटोकॉल था वो भी डिजास्टर के ऊपर ही लाया गया था 2005 से 2015 के बीच में। देन सेंडाई आता है। और देखो अभी के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो कॉस्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए $215 बिलियन से लेके $387 बिलियन के करीब रहेगी हर साल, अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे। ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रिकवरी, ये एक मल्टी डोनर पार्टनरशिप है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही बनाई गई है। और नियर अबाउट इसने 2007 से लेकर 2022 तक 157 देशों में काम किया है और $890 मिलियन के करीब प्रोवाइड किए हैं, यानी कि उनकी हेल्प की है। सो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखना, काफ़ी काम में आएंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मनदीप जांगरा के बारे में, जो कि एक वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन में सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। और देखो ये पहले ऐसे भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। और 31 साल के जांगरा को ट्रेन करने वाले हैं ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रॉय जोन्स जूनियर, जिनकी आप तस्वीर देख सकते हो एक्सट्रीम राइट में। और देखो अगर मैं मनदीप जांगरा की बात करूं तो 2014 की जो ग्लासगो गेम्स हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां पर भी इनका सिल्वर आया था। और वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट टाइटल ये लेकर आए हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की शुरुआत 1988 में कर दी गई थी लैरी कैरियर के द्वारा, एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। और राइट नाउ सिर्फ एक ऐसी महिला है जो कि वर्ल्ड मैच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 बार टाइटल लेकर आ चुकी हैं, जो कि है मैरी कॉम, और यही इकलौती वर्ल्ड चैंपियन है। और सेकंड जो है वो है निखिस जरीन, 2022-23 में इनका मेडल आया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करने वाला है यूरोपियन यूनियन का प्रोबा 3 सैटेलाइट। देखो इसरो की जो कैपेबिलिटीज़ है वो अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जानी जा रही हैं, क्योंकि देखो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जहां पर हमारी टोटल वैल्यू $74 मिलियन के करीब थी, जो कि इनकी टॉप की जो फिल्म है हॉलीवुड फिल्म $100 मिलियन से ऊपर है। लाइकवाइज ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, आदि पुरुष जैसी फिल्में भी इससे काफ़ी ऊपर हैं। सो इसरो एक प्लान तरीके से बेहतर ढंग से काम करता है। दैट इज़ द रीज़न कि वर्ल्ड काफ़ी इंटरेस्टेड है और अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने वाला है। साथ ही साथ इसरो के साथ साथ वेरियस जो स्पेस स्टार्टअप हैं, जैसे पिक्सर हो गया या फिर ध्रुवा हो गया, या वेरियस जो टेक स्टार्टअप शुरू हुए हैं स्पेस के रिगार्डिंग, सो ये बढ़ने वाले हैं। और देखो इंडिया भी चाहता है कि हमारा जो स्पेस इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 से 10% हो जाए। और राइट नाउ हमारा मून मिशन भी आने वाला है बाय 2040, और बाय 2035 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप होने वाला है, या हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। PSLV XL लॉन्च करने वाला है प्रोबा 3, प्रोबा 1 और प्रोबा 2 को भी हमने ही लॉन्च किया था। और देखो प्रोबा जो है ये असल में सन के रिगार्डिंग काम करने वाला है, यानी कि वहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, उनका कोरोना ऑब्जर्व करेगा। रिसेंटली इंडिया ने भी ऐसा ही मिशन लॉन्च किया था। आपको उस मिशन का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो ये थी आज की वीडियोस। आई होप आपको पसंद आई होगी। किसी प्रकार की फिर भी कोई भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।